हमारा टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ। तो देखिए ये जो नियम था क्वांटम संख्याओं से संबंधित था। अपवर्जन नियम ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अब इसकी डेफिनेशन आप देखोगे उससे पता लग जाएगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। मतलब एक तरह से अपवाद आ गया था। ये क्या आ गया? एक अपवाद आ गया था चारों क्वांटम संख्याओं के मानों में ये। ठीक है, तो इसलिए से अपवर्जन नियम कहा गया था। तो एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। तो अब इस नियम से स्पष्ट है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, मतलब एक ही परमाणु में उपस्थित जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके लिए n यानी मुख्य क्वांटम संख्या, l दिगंशी क्वांटम संख्या, m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनके मान तो समान हो सकते हैं एक बार को, लेकिन जो s के मान होंगे वे अवश्य ही भिन्न भिन्न होंगे, यानी बिल्कुल ही अलग आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर हीलियम ले लिया, हीलियम का परमाणु ले लिया। आप जानते हो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, यानी 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s2 आ जाएगा। अब 1s2 के लिए 1s2 के लिए s में कितने कक्षक होते हैं? 2। एक कक्षक होता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर को होगी और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे को होगी। ठीक है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 1s2 उपकोष में यानी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। अब आप देखते हो इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो तो ऊपर को फिल हो रहा है, ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फिल हो रहा है? वो नीचे की ओर को फिल हो रहा है। थोड़ा समझिएगा इसे, जैसे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1s उपकोष में ही है, यानी इसके लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होगा वो 1 होगा। उपकोष s है तो दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान क्या होगा? 0 होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान l के मानों पर निर्भर करते हैं, तो जब l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। क्लियर होगी बात ये। लेकिन अब देखिए इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ऊपर की ओर को है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में है। तो इसलिए जो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो s का मान होगा वो कितना होगा? +1/2 होगा। तो इस तरह से चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल दिए हमने। अब इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ लिखेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले ही कोश में फिल होता है, और तो इसलिए मुख्य क्वांटम संख्या n का जो मान हो जाएगा वो 1 होगा। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी s उपकोष में दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 0 होगा, लेकिन चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान दिगंशी क्वांटम संख्या l पर निर्भर करते हैं, तो इसलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान भी 0 होगा। लेकिन इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर को फिल हो रहा है। ठीक है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, जो इसकी दिशा है वो वामावर्त दिशा है, और जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में चक्रण करता है तो इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान क्या हो जाता है? -1/2 हो जाता है। तो अब आप देखोगे कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n के मान समान है, l के मान एक समान है, m के मान एक समान है, लेकिन जो s के मान है यानी चक्रण क्वांटम संख्या s के मान है ये भिन्न है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। तो यही था पाउली का अपवर्जन नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। और भी हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप उन्हें कर सकते हो। देखिए ये नया टॉपिक शुरू होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बड़ा सिंपल भी, आसानी से समझ जाओगे। इसमें अनिश्चितता किसकी होती है, मतलब ये सिद्धांत किस तरह से है। तो इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन अतिसूक्ष्म कण भी और साथ में गतिशील भी रहता है कि परमाणु की कक्षा में रहता है ना गतिशील हो,
इसकी स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। दो चीज़ें हो गई, एक तो स्थिति और दूसरा क्या हो गया, वेग, यानी इन दोनों का एक साथ हम निर्धारण नहीं कर सकते। मतलब इससे ये क्लियर होता है, इस नियम से स्पष्ट होता है, ये सिद्धांत से होता है, यदि किसी कण की स्थिति ठीक ठीक ज्ञात कर लेते हैं हम एक ही टाइम पर, ठीक है, तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी उस टाइम, और यदि उसका संवेग यानी वेग ठीक ठीक हम ज्ञात कर लेते हैं उस टाइम पर, तो उसकी स्थिति में जरूर ही अनिश्चितता आएगी। तो किसी न किसी चीज़ में तो उसमें अनिश्चितता आनी है, स्थिति में अनिश्चितता आनी है, या फिर किस में अनिश्चितता आनी है, संवेग में अनिश्चितता आनी है। ये अनिश्चितता एक ही टाइम पर, ये बात ध्यान में रखनी है। गतिशील अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग का एक साथ एक ही समय पर ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है इसमें, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉन ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक कक्षा होती है, ये नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थित है, ठीक है, तो अब हम इसका वेग नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि अब हमें इसकी स्थिति पता चली है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा इसमें, यानी चारों ओर गति करता रहेगा, तेज़ी से गति करता रहेगा, तब हमें इसकी स्थिति पता नहीं लग पाएगी कि इसकी स्थिति क्या है। मतलब जब ये गतिमान होगा ना, तब हम उसका संवेग ज्ञात कर सकते हैं, तब हम इसका संवेग ज्ञात, क्योंकि गतिमान में हमें वेग ज्ञात करना होगा, यानी P=mv होता है, ठीक है। जब ये गतिमान होगा, कितनी स्पीड से ये गति कर रहा है, यानी v का मान हम निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं, तब उस टाइम पर तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका संवेग ज्ञात कर सकते हैं जब ये गतिमान होगा। लेकिन जब ये गतिमान नहीं है, यानी तब जब हमें इसकी स्थिति पता लग जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है, तब हम कहेंगे, यानी उसी टाइम पर, उसी अक्षण पर हम इसका संवेग नहीं बता सकते कि उस अक्षण पर इसका संवेग कितना होगा। मतलब ये अनिश्चितता जरूर आएगी, ठीक है ना, यह अनिश्चितता जरूर आनी है। जैसे हम बात करते हैं पंखे की बात करें, जैसे पंखे की 4 पकड़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर ये पकड़ी बना देता हूँ पंखे की 4 इस तरह से, इससे क्लियर होगी थोड़ी सी बात आपकी। ये पंखा हो गया, अब ये पकड़ी हो गई यहाँ उत्तर दिशा में है, और ये दक्षिण हो गई, ये पूरब, और ये पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। कोई पंखा है, अभी तो ये पंखे की पकड़ी होगी, ठीक है। अब इसमें इस पकड़ी की स्थिति बतानी है, तो ये पकड़ी जो होगी ना, इसमें ये पहली कह लो, इसे दूसरी कह लो, इसे तीसरी कह लो, ये चौथी कह लो। यहाँ पहली पकड़ी की स्थिति जो है वो क्या है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। लेकिन जब ये गतिमान हो जाता है, ठीक है, गतिशील बन जाता है, गतिशील बनने पर इस पकड़ी की जो डायरेक्शन है हमें नहीं पता चल पाएगी, यानी स्थिति का हमें नहीं पता लग पाएगा। हालांकि हम इसका वेग ज्ञात कर सकते हैं किसी अक्षण पर, किसी अक्षण पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये जो इसकी पकड़ी हो गई, इसका वेग हम ज्ञात कर सकते हैं, और वेग ज्ञात होने पर संवेग ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इसमें ये बताया गया कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग का एक साथ एक ही समय पर ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता। मतलब ये हो गया कि अगर हम एक ही समय पर स्थिति ज्ञात कर लेते हैं तो संवेग में अनिश्चितता होगी, और यदि संवेग ज्ञात कर लेते हैं तो किस में अनिश्चितता होगी, स्थिति में अनिश्चितता होगी। ठीक है, अब गणितीय रूप की बात करेंगे कि इसका गणितीय रूप क्या होता है। हम यहाँ पर गणितीय रूप लिख देते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। गणितीय रूप होता है इसका डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज कैपिटल देन टू या इक्वल h/4π। ये इसका गणितीय रूप होता है, जहाँ डेल्टा p होता है संवेग में अनिश्चितता या संवेग में परिवर्तन हो गया, और डेल्टा x स्थिति में अनिश्चितता होगी, ये बड़ा होगा या बराबर होगा h/4π से, जहाँ h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। ठीक है।